दोस्तों नमस्कार। भारत की संसद ने 3 कानूनों को पास किया है। एक कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और ये रिप्लेस करेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून हैं, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को। 25 तारीख को राष्ट्रपति महोदया ने तीनों कानूनों को मंजूरी दे दी है। और अगर हम कानून के टेक्स्ट को देखें तो बहुत क्लियरली लिखा है कि ये जो एनफोर्समेंट है ये विद इमीडिएट इफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको रिपील कर दिया गया है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में जब भी कानूनी कार्रवाई होगी तो जो नए कानून हैं कानूनी कार्रवाई उनके हिसाब से होगी। और इसीलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि नए कानूनों में आपके अधिकार क्या हैं। और अगर आप भारत के नागरिक हैं और किसी डिपार्टमेंट में किसी पुलिस के चंगुल में या किसी और के व्यवधान में फंसते हैं तो आपके अधिकार क्या हैं, क्या उसके प्रावधान हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस श्रृंखला के पहले भाग में मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने वाला हूं। सबसे पहले बहुत ब्रीफली मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि भारत में जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जिसको आज हम बोल रहे हैं भारत का न्याय संहिता, ये जो पीनल कोड है, जो आईपीसी जिसको हम बोला करते थे, इसको जब बदला गया है इसका इतिहास क्या है और आज इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये पहले बदला जा सकता था? बिल्कुल बदला जा सकता था, लेकिन अब अगर भारत सरकार ने इस कानून को बदला है तो इसके क्या कारण है और कुछ ऐसे नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं जिसको जानना इसलिए जरूरी है कि उसमें आपके ऊपर भी असर हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, जो हम भारतीय कानून की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 1834 में, उस समय जो भारत में राज्य हुआ करते थे या राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके अपने काम करने की क्षमताएं थी। लेकिन उससे पहले 1834 से पहले करीब 1600 शताब्दी के आसपास, 1600 वर्ष में 1600 की मैं बात कर रहा हूं, 16वीं शताब्दी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो धीरे धीरे उन्होंने भारत के अलग अलग भूभाग पे कब्जा किया और काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने भारत के जो काम करने की शैली थी, यहाँ का जो तंत्र था, उस पर अपना अधिकार बनाया। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी और कंपनी के साथ साथ वो यहाँ के राजनीतिक मामलों में और गवर्नेंस के मामले में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। इसीलिए 1834 में जब लॉर्ड मकाले, आपने उनका नाम सुना होगा, उनकी अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बनाया गया और उसका पर्पस ये था कि भारत में जिस तरह से लॉ चल रहे हैं, जो यहाँ पे कानून व्यवस्था है, उसमें सुझाव दिए जाए कि यहाँ के रखरखाव के लिए, यहाँ के गवर्नेंस के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे लंबे समय के लिए आए थे। तो उनके जो सुझाव थे उनके आधार पे 1860 में पहली बार आईपीसी हिंदुस्तान में लागू हुआ था। तो जो भारत में अभी तक जो कानून चल रहा था वो इंडियन पीनल कोड 1860, उसमें बीच बीच में जरूर बदलाव हुए, लेकिन उसकी जो आत्मा थी, उसका जो मूल था, वो था कि वहां जो राजशाही थी उसके अधिकारों को संभालना, बचाना। इसका मतलब ये था कि जो पूरा आईपीसी का कानून था वो अंग्रेजी सत्ता को बचाने के लिए उनके हिसाब से बनाया गया था, उसमें जनता की प्रायोरिटी नहीं हुआ करती थी। ये बात हमें समझनी। जब ये कानून बना तो इसमें समय समय पे संशोधन हुए, लेकिन कुल मिला के स्थिति ये थी कि जो जनता की जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए
जो नागरिक कानून में अधिकार होने चाहिए, नागरिक कानून और आपराधिक कानून, इनको समझना जरूरत था। और ये भारत की जो सामाजिक परिस्थिति थी, यहाँ की जो हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख के इस कानून को बनाना जरूरी था। और इस पूरे आपराधिक कानून में भी कई कैटेगरीज बनाई गई थी। जैसे आप ये कह सकते हैं कि किसी के शरीर पे हमला, चाहे वो चोट हो, चाहे वो हत्या का प्रयास हो, या किसी भी रूप में शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो थे संपत्ति में अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि सार्वजनिक जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आम आदमी की बेसिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य का, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का, समाज में नैतिकता का, धर्म का, इससे रिलेटेड कानून थे। मानहानि का भी एक प्रोविजंस था, और राज्य के विरुद्ध अगर अपराध होता है, जिसको आप देशद्रोह की बात कर रहे थे, ये उसमें प्रावधान थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी तक 1860 का कानून हिंदुस्तान में चल रहा था। लेकिन एक मांग ये उठी थी कि भारत आजाद हो गया, हम अभी तक अंग्रेजों के कानूनों के हिसाब से क्यों चल रहे हैं। और इसीलिए बहुत बार संशोधन की जरूरत पड़ी, बहुत बार इश्यूज उठे, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उठे, बाकी इश्यूज उठे। ये सब चीजें हमारे सामने थी। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है, जो भारत सरकार लेके आई, संसद ने उसको पास किया, राष्ट्रपति महोदय ने उसकी अनुमति दी। अब जो नया कानून बना है, इसके क्या प्रावधान है, मैं उसकी चर्चा थोड़ी आपसे करता हूं। सबसे पहले तो भारत सरकार ने जो कानून लेके आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य है, सरकार ने कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम बनाया कि देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको हम इंप्रूव करेंगे। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने का एक प्रयास है, क्योंकि पहले करीब 500 से ज्यादा थे, इसमें से काफी हद तक प्रावधान घटाए गए हैं। 511 धाराएं थी पहले आईपीसी में, अब उसको घटा के 358 कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत से प्रावधानों को या तो मर्ज कर दिया है या हटा दिया गया है। उसके अलावा जो करंट स्टेटस है देश में और सामाजिक स्थिति में, उसको ध्यान में रख के ये कानून बनाए गए हैं, ताकि आदमी को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा गया इनको ड्राफ्टिंग में, वो इसलिए किया गया ताकि जो भारत की बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जिस तरह से समाज बदल रहा है, इन कानूनों में उन बातों का भी ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा कि पहले वो नहीं थे, लेकिन आजकल जो घटनाएं घट रही हैं इस देश में, उनको भी इस कानून के अंदर, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें लाया गया है। इसके साथ साथ ये पूरा जो कानून है, जैसे पहले था कि वो सरकार को केंद्रित कानून था, प्रयास इस कानून में ये है कि ये नागरिकों को फोकस करेगा, नागरिकों के जीवन की और उनकी स्वतंत्रता को ध्यान में रख के नागरिकों के हित में ये कानून बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जो अपराध और दंड हैं, उनके बीच में एक तालमेल बनाने का प्रयास है, क्योंकि आप अगर देखें बहुत सारे कानूनों में, जैसा मेरे पहले वीडियोस में भी आप देख चुके होंगे, कि अगर किसी ने मिलावट करी है, दवाइयों में मिलावट करी है, तो सजा थी मात्र 5,000 रुपए। अब वो जब बने थे करीब 40 साल पहले, 50 साल पहले, तब वो बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। आज 5,000 रुपए कोई मिलावट करने वाला आसानी से दे पाएगा, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो नहीं रुक पा रहे थे, तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रावधान इसमें किया गया, वो है सामुदायिक सेवा को लेकर, कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने किसी को बुलाया और कोई आदमी नहीं आया, कहीं पे किसी की पेशी थी वो नहीं आया, अब आप उसको क्या जेल में डालेंगे? जेल पे बर्डन बढ़ता है, समाज में और समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, शराब पी के दंगा करते हैं, सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान इस बार न्याय संहिता में किया गया है।
उसको आपको जेल नहीं भेजना है, उसको कोई फाइन नहीं करना है, लेकिन आप उसको समाज में ये तो प्रोजेक्ट कर ही सकते हैं कि इस आदमी ने न्यूसेंस किया था। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है सुधार का। इसी तरह से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बहुत सारे कानून ऐसे थे जहां पे प्रावधान ये था कि ये तो कानून सिर्फ औरतों के लिए है या सिर्फ ये आदमियों के खिलाफ है, इस तरह की बातें होती थी। बहुत सारे कानूनों को, जिसे हम ये कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया, लिंग निरपेक्ष कानून बनाने का प्रयास किया गया, ताकि ये ना हो कि ये कानून में जो भाषा है वो सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए है, इस तरह के कंफ्यूजन को हटाया जाए। संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, उनको कैसे काबू किया जाए, इस कानून में इसकी भी व्यवस्था है। और जैसा हमने देखा कि अभी तक हिंदुस्तान में जो लोग अराजकता फैलाते थे, यहां बैठ के हम उस पर कार्रवाई करते थे। इस बार यह भी प्रावधान किया गया है कि पन्नू जैसे लोग जो अमेरिका कनाडा में बैठ के भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी भारत में केस दर्ज किया जाएगा। और जब उनके खिलाफ केस दर्ज होगा तो भारत सरकार उन सरकारों के साथ मिलकर या तो ऐसे लोगों को सजा दिलाने का प्रयास करेगी या उनका प्रत्यावर्तन संधि के माध्यम से उनको हिंदुस्तान लाया जाएगा और फिर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से अगर भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह होता है, जैसे हमने देखा नक्सलाइट एक्टिविटीज को, बॉर्डर पे विध्वंसकारी एक्टिविटीज, अलगाववादी, पत्थरबाजी जैसे होती थी, जो भी भारत की संप्रभुता को खतरे में डालती हो और इस तरह की हरकतों से उसको जोड़ा जाए, तो उस हिसाब से उसको अब कंसिडर किया गया है और उसमें भी पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है। ये कुछ कारण थे दोस्तों जिसके कारण ये नया कानून लाया गया। लेकिन इसमें कुछ जो बातें हैं, खासकर जो मेन नई चीजें आई हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। डिटेल में आने वाले एपिसोड्स में, जो आने वाले दिनों में मैं आपसे चर्चा करूंगा, सेगमेंट बाय सेगमेंट करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। लेकिन आज मैं जो आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूं कि नए प्रावधान क्या है जो पहले आईपीसी में नहीं थे। सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर को लेके आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं था। इस भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर्स के हितों को ध्यान रखने के लिए भी प्रावधान किए गए। दूसरा, पहले आईपीसी के अंदर कम्युनिटी सर्विस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ या तो जेल था या दंड था या दोनों थे। इस बार कम्युनिटी सर्विस भी रखा गया है, और कम्युनिटी सर्विस जैसे छोटे मोटे अपराध हैं, कोई जेब कतरा पकड़ा गया, किसी ने शराब पी के दंगा किया या कोई शोर मचाने लगा, जिसको पुलिस मामूली सजा देना चाहती है कि आप सुधर जाओ, ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी सर्विस का इंतजाम। इवन मानहानि के मुद्दे में अब अगर केजरीवाल साहब या राहुल गांधी पे अगर सजा चल रही है, तो अब कोर्ट के अंदर तीसरा प्रावधान भी है, जेल का प्रावधान है, साथ में फाइन का प्रावधान है, और आप कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं, और ये तीनों भी दे सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम केजरीवाल साहब और ये राहुल गांधी को क्या कम्युनिटी सर्विस करते देखेंगे? अब ये तो कोर्ट के जजमेंट पे है। किसी तरह का सार्वजनिक दुर्व्यवहार, उस पे भी आप कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। भारत के बाहर बैठ के भारत में अराजकता फैलाना, उकसाना, जैसे पन्नू ने बोला कि आप अगर जाके लाल किले में दंगा करोगे तो हम आपको $1 लाख देंगे, जो भी है, इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए भी कानून भारत ने बना लिए हैं। इसके अलावा पहले किसी भी तरह का मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं था जब कोई बच्चों का शोषण करता था। बच्चों के लेके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके कोई बहुत सीरियस मुद्दा या एक्सक्लूसिव मुद्दा नहीं था, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आता था। लेकिन अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सरकार ने पूरा प्रावधान किया है, और उसमें जो सजा है वो काफी गंभीर है। डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इसमें उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, और ये बात समझने की है। इसी तरह से हत्या के लिए अभी तक तो था कि आप इंडिविजुअली आप किसी की हत्या करते हैं, जैसे हम धारा 302 की बात किया करते थे, लेकिन मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई कानून नहीं था। अब मॉब लिंचिंग का कानून भी आईपीसी में आ गया है।
दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में थी, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा था हाईवे पे और मोहल्ले में, हम लोगों ने देखा कि हिट एंड रन के केसेस थे। अगर अब कोई व्यक्ति हिट एंड रन का केस करता है, मतलब एक्सीडेंट करता है और घायल को छोड़ के भाग जाता है, पहले इस पे कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इस पे एक पूरा प्रावधान हिट एंड रन के ऊपर धारा 106 जोड़ी गई है। इसलिए अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एज ए सिटीजन अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक्सीडेंट के बाद भागे ना। अगर कोई घायल होता है तो उसका ध्यान रखना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, उसकी जिंदगी बचाना भी अब आपकी जिम्मेवारी होगी। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे, जो संगठित घटनाएं होती थी या विध्वंसक गतिविधियां होती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कानून बनाया गया है और सख्त किया गया है, और वो धारा 111 में है। इसी तरह से जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिनको लेके कि भारत के खिलाफ जो अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए भी एक प्रावधान जोड़ा गया है 113 में, सेक्शन 113 में। और भारत के बाहर बैठ के भी अगर आप किसी तरह का हंगामा करते हैं या भारत के खिलाफ कोई किसी को उकसाते हैं जिससे भारत की अखंडता पे खतरा आए या भारत की एकता पे खतरा आए, उसके लिए भी सेक्शन 152 धारा 152 बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य प्रावधान। आज पहला इंट्रोडक्टरी सीरीज था, इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। आने वाले दिनों में मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से बहुत ही ब्रीफली, आपके काम की बात, आने वाले दिनों में आपको एपिसोड्स में मिलेंगे। इस सीरीज को अगर आप अपने पास सेव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस जो एपिसोड है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने कलीग्स में। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आने वाले दिनों में क्या जिम्मेवारियां होंगी। तो ये पूरी, क्योंकि नई प्रक्रिया 25 तारीख से शुरू हो गई है, बहुत कुछ नया है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, धाराएं बदलेंगी, बहुत कुछ बदलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चर्चा की जाए कि नए कानूनी प्रावधान क्या हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, और इन बिटवीन अगर और कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं मैं उसको भी कवर करता रहूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।